हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 12वीं का विषय इतिहास, ठीक, सेट ए, ठीक, तो इतिहास का सेट ए का पेपर लेके आ चुका हूँ। जो पेपर आपका यानी इतिहास का जो पेपर है वो 21 फरवरी को है। कितनी फरवरी को? 21 फरवरी को जो आपका पेपर है वो भी इतिहास का कक्षा 12 वालों का, ठीक। तो ये पेपर मुझे सेट ए का एक जन ने मुझे फ़ोटो निकाल के भेजी है, तो मैंने सोचा इस वीडियो के माध्यम से, इस पेपर के माध्यम से आपकी तैयारी भी पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। वो आपको यहाँ पे आप लोग एक बार करके जाएंगे तो वहाँ पे आप लोग करेंगे तो आपको किसी प्रकार की कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, वो आप लोग अच्छी तरह से कर सकेंगे, ठीक। तो आपका पेपर इस प्रकार से पैटर्न के आधार पर रहेगा, जैसे कि आप देख सकते हो। तो सब बताओ, आप लोग सब पहले यहाँ पर 3 घंटे रहेंगे, तो 3 घंटे में आपको एक पूरा का पूरा पेपर आपको करना है, ठीक। तो कक्षा 12 वाले इतिहास वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सब लोग इसको कंप्लीट देखें। साथ ही साथ आप लोग हमारे साथ भी इन क्वेश्चन के आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि आपको भी पता लगे कि हम सही आंसर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ठीक। चलिए, जैसा कि सब प्रथम आप लोग सामने यहाँ पे रहेंगे सही विकल्प, जो कि सही विकल्प आपके 6 नंबर में रहेंगे, ठीक। तो जैसा कि पहला लिखा है सही विकल्प, बंगाल में भू राजस्व संबंधी स्थायी बंदोबस्त इत्तेस्त मावारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था। तो जो आपके सामने है तो इसका कब लागू किया गया था, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जिनका आंसर सही रहेगा वो मुझे लगेगा कि चलो आपकी तैयारी ठीक है। तो चलिए, आपके सामने है 1797 ईस्वी, 1727 ईस्वी, 1793 ईस्वी, 1897 ईस्वी। अब आप लोग कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट ने कमेंट करके बताया है कि सर इसका ऑप्शन सही है, 1793 ईस्वी। तो बिल्कुल सही आंसर दिया इस बच्चे ने। इसी प्रकार से आप लोग भी हमें कमेंट करके बताते सकते हैं, ठीक। चलिए, दूसरे कहा 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। जो 1857 में जो विद्रोह तत्कालीन था तो वो कारण क्या था। तो आप लोगों के सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अंग्रेजों की धार्मिक नीति, डलहौजी की राजा हड़प्पा नीति, चर्बी वाले कारतूस, जबरन ईसाई वाहन बनाना। तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में बताएं, तो इसका आंसर सही हो जाएगा चर्बी वाले कारतूस, यानी कि 7 ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से आप लोग हमें कमेंट करके वीडियो को रोक के इसके आंसर दे सकते हैं कि दूसरे का आ है कि सा है, इस प्रकार से भी बता सकते हैं, ठीक। चलिए, अगला आप सामने यहाँ पर तीसरा लिखा है, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था। जो गांधी जी थे तो उनके द्वारा सविनय आंदोलन कब चालू किया गया था, तो 1930 में किया गया था। कब? 1930 में, देखिए 7 ऑप्शन सही है। चौथा लिखा है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था। जो गांधी जी थे तो उन्होंने जो अपना करो मरो का आंदोलन दिया था, तो कौन से आंदोलन में दिया था। तो आप लोग के पास में टाइम है, आप लोग कमेंट करके बताएं, वीडियो को रुका है। तो हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक। चलिए, इसी प्रकार बढ़ते हैं नेक्स्ट आपके सामने पाँचवा लिखा है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो इसमें आप लोग अधिकांश स्टूडेंट कम मतलब कि कन्फ्यूज रहता है, तो आप लोग इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। चलिए, अगला आपके सामने छठवां लिखा है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। जो भारतीय संविधान था तो वो कब लागू किया गया था, तो इसका आंसर तो सभी स्टूडेंट को पता है, सभी को पता है, क्योंकि जो आपका इसका सही आंसर आप सभी लोग जितने भी स्टूडेंट्स को देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या है। आ है कि बा है कि सा है कि दा है। तो हाँ, तो बिल्कुल सही आंसर दिया है, द ऑप्शन वेरी सही है, 26 जनवरी 1950 को, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग सामने भारतीय संविधान का लागू किया गया था, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 6 नंबर की सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए, आप बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि जो रिक्त स्थान है इनको हमको भरना है, तो किस प्रकार से भरेंगे वो मैं आपके सामने बताऊँगा। साथ ही आप लोग को कमेंट बॉक्स में भी इनके आंसर आप लोग हमें दे सकते हो, ठीक। चलिए, सही रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दें। तो इनको पूर्ति करने से पहले मैं यहाँ पे एक खुशखबरी दे दूँ, कक्षा 12 वाले जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से यही फायदा होगा, जो आपके सामने है, जो इसके आगे और वीडियो हैं, जो अभी आपके जो सब्जेक्ट रह गए हैं उनकी भी मैं इस प्रकार से संपूर्ण सोल्यूशन के साथ आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, साथ ही आप पेपर भी लाऊंगा, ताकि आप लोग अच्छी तरह से कर सकें। तो बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया था, अगर आप लोगों ने किया तो कर लीजिए, ठीक, बिल्कुल फ्री है। चलिए, जैसे कि पहला लगा है, सुल्तान जहाँ बेगम की शासका थी। जो सुल्तान थे ना, मतलब सुल्तान जहाँ बेगम थे तो इनकी शासका थी, तो कहाँ की शासका थी, तो ये थी आपकी कहाँ की, भोपाल की थी। तो कहाँ की लोग, भोपाल, ठीक, भोपाल। दूसरा लगा आप लोग सामने यहाँ पर, अल बिरूनी गजनी के सुल्तान के साथ भारत आया था। जो अल बिरूनी गजनी के थे तो वो किसके साथ भारत आया था, तो यह था महमूद गजनवी के साथ। किसके साथ? महमूद गजनवी, ठीक। चलिए, तीसरा लगा है, कबीर के गुरु का नाम था। जो कबीर थे, कबीर के गुरु का नाम क्या था, रामानंद। क्या लोग हुए, रामानंद, ठीक। चौथा लिखा आप लोग सामने, विजयनगर राज्य के संरक्षक देवता माने जाते हैं। तो इसमें हो जाएंगे विरूपाक्ष। कौन? विरूपाक्ष, ठीक। चलिए, अगला आप लोग सामने पाँचवा लिखा है, राजमहल की पहाड़ियों के आसपास 4 रहने वाले लोगों को कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? इसमें कहा जाता है पहाड़िया। पहाड़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहाड़िया। पहाड़िया। छठवां वाला आप लोग सामने आ है बम्बई दक्कन में भू राज्य की व्यवस्था को लागू किया गया था। तो कौन सी? तो रेतबाड़ी। रेतबाड़ी व्यवस्था। कौन सी? रेतबाड़ी व्यवस्था। ठीक। अगला सामने सातवां लिखा है गोद निषेध नीति का प्रतिपादक था। तो कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी। क्या लोग? लॉर्ड डलहौजी। ठीक, डलहौजी। इस प्रकार से स्टूडेंट आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कंप्लीट हो जाती है। चलिए आप बढ़ते हुए नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर सही जोड़ियाँ जो कि आपकी 6 नंबर में दी गई हैं। तो सही जोड़ी भी हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप लोग भी बता सकते हैं आपको जो सही जोड़ी है, तो आप लोग भी वीडियो को रुक कर मिला सकते हैं। जैसे कि पहला रहा है पंच महाव्रत। तो ये किसका है? पंच महाव्रत। तो ये हो जाता है आपका जैन धर्म का। किसका हो जाता है? जैन धर्म। तो आपका ये दूसरा वाला हो जाएगा। फिर लगा है विनय पटक। तो ये विनय पटक है, विनय पटक बोल सकते हैं। तो ये किसका है? तो ये विनय पटक है आपका। तो ये किसका है? तो लेकिन दूसरा वाला है। तो इसका हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर बुद्ध की शिक्षाएँ। किसी हैं? बुद्ध की शिक्षाएँ। भगवत गीता, यानी भगवत गीता है। तो ये किसका हो जाएगा? ये है वैष्णव धर्म, यानी क्या हो जाएगा इससे। अब है सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ आप सभी को पता है। चलिए चौथा वाला है। तो ये है महावीर स्वामी के पिता थे। ठीक, तो इससे हो जाएगा। फिर आप लोग सामने एबनत तूता। तो इसका हो जाएगा आप लोग सामने 5 वाला है। तो 5वें का हो जाएगा आप लोग सामने है रहला। क्या हो जाएगा? रहला से। तो ऐसे। फिर बर्नियर। तो बर्नियर का हो जाएगा ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। ठीक, तो इससे हो जाएगा पहले वाले। तो इस प्रकार स्टूडेंट आप लोग सामने आपस से जुड़ी हुई कंप्लीट हो गई है। चलिए हम बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने एक शब्द एक वाक्य उत्तर दीजिए, जो कि आप लोग सामने यहाँ पर बिल्कुल सरल और अच्छे हैं। तो किस प्रकार से करना? चलिए हम आपके सामने बताएंगे। तो पहला आप लोग सामने हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो हुई थी 1921 ईस्वी में। ठीक, 1921 ईस्वी में। दूसरा लेकर आप लोग सामने यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये कौन सी नदी के? तो प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे। किसे? प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे। ठीक, अब देखते हम तीसरे में लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? तो लोग चाणक्य के नाम क्या नाम था? चाणक्य। ठीक, अगला चौथे में लिखा है जैन धर्म में कितने तीर्थक होते हैं? तो कितने होते हैं? तो 24 लिख दोगे। ठीक, 24 होते हैं। 5वां है महात्मा बुद्ध के सच्चे ज्ञान प्राप्ति की घटनाओं को क्या कहा जाता है? तो इसमें हुए संबोधि। क्या कहा जाता है? संबोधि। ठीक, ओके, इस प्रकार से। चलिए अगला देखते हैं छठवां लिखा है अल ब्रूनी का वास्तविक नाम क्या है? तो लोग अबू रेहान। क्या नाम था? अबू रेहान। ठीक है, चलिए अगला आप लोग सामने यहाँ पर सतसत। तो हम आपके सामने यहाँ पर सतसत करने वाले, जो कि 6 नंबर में दिए गए हैं। तो पहले लगा है अल ब्रूनी, यानी यूनानी भाषा का एक महान विद्वान था। तो ये हो जाएगा असत। दूसरा लगा है मुगल सम्राट बाबर प्रतिपक्ष ने से जहांगीर खां का वंशज था। तो ये हो जाएगा असत। फिर तीसरा मुगल शासक का काल में बाही कास्तक संजिस गाँव में रहते थे, उसी गाँव में खेती करते थे। तो ये भी हो जाएगा असत। फिर प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में पेश किया गया। इस पर फिर संविधान सभा की पहली बैठक जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता में हुई थी। तो ये भी हो जाएगा असत। इस प्रकार भारतीय संविधान दिवस, मतलब कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो असत है, लेकिन आप लोग यहाँ पर आप लोग और भी इसमें से आप लोग अपनी किताब से भी इनके सत्य पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए तो अभी हाल में इस प्रकार से सत्य अभी हाल में हम छोड़ देते हैं। चलिए अगला आप लोग सामने देखते हैं क्वेश्चन। ठीक, तो हमने आप लोग सामने यहाँ पर आपके 5 तक के क्वेश्चन से कंप्लीट करा दिए। ठीक, चलिए मैं लास्ट में ये भी बताऊँगा कि आप लोग इनके संपूर्ण सोल्यूशन कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वही पेपर भी कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वो साथ ही में बताऊँगा इसके आंसर भी कहाँ से डाउनलोड करना है, संपूर्ण सोल्यूशन बताएंगे। ठीक, चलिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि ये वीडियो मुश्किल से मुश्किल 10 से 20 मिनट का होगा। 20 मिनट तक में आपको पूरी तरह से समझ में आएगा किस प्रकार से हमारा पेपर बनेगा। ठीक, चलिए तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 2-2 नंबर के प्रश्न है पूरे के पूरे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है हड़प्पा सभ्यता के उन केंद्रों का नाम लिखिए जो सिर्फ उत्पादक केंद्र के रूप में माने जाते हैं। ठीक, 7वां लिखा है हड़प्पाई लोगों के आहार में प्रयुक्त होने वाली खाद्य वस्तुओं के नाम लिखिए। तो देखो जो या तो आप लोग ये वाला करेंगे याद, तो या तो आप लोग प्रश्न वाला करना है या अथवा वाला, दो में से कोई एक करना है। जैसे 7वां लिखा है ये बलूत किस चीज़ को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था, और अथवा लिखा है दो आरते बारबूसा कौन था। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6वां, क्वेश्चन नंबर 7वां, इसी प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 2 नंबर के होंगे क्वेश्चन नंबर 8वां, 9वां, 10वां, 11, 12,
13, 14, 15, ठीक, 16, 17, यहाँ से 3 नंबर लग जाते हैं, फिर 19, 20। तो इसी प्रकार से हम बढ़ते और के ओर, तो जैसे प्रकार से जैसे 19वां, 20वां, 21, 22, ठीक, 23, फिर 30 प्रकार से पूरे आपके 23 तक पूरे क्वेश्चन होते थे। अब देखो अब एग्जाम में वहाँ तक बता दिए, मतलब कि मानचित्र में से 10 आना है, ठीक। तो अब देखिए 23 तक के पूरे 6 से लेकर 23 तक के पूरे इन प्रश्न के जो पेपर में जो प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्न के उत्तर मैंने आपकी गाइडों से, आपके मतलब किताबों से सब यहाँ से ढूंढ ढाड़ के एक PDF बना ली है। और उस PDF के माध्यम से आपको पूरे आंसर शायद बताने जा रहे हैं, साथ ही क्वेश्चन भी बताऊंगा और आंसर भी बताऊंगा। तो चलिए अब उसको भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग सामने मैंने बताया था कि मैंने आपके जो पेपर में से प्रश्न के उत्तर में आपके सामने यहाँ पर लेकर आया जो, तो ये पहला प्रश्न आप लोग सामने है प्रश्न क्रमांक 6वां, जैसे आप लोग प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर, ठीक। तो प्रश्न था आप लोग सामने यहाँ पर, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, हड़प्पा सभ्यता के उन केंद्रों के नाम लिखना था जो शिल्प उत्पादन केंद्र के रूप में जाने जाते हैं, ठीक। तो उत्तर में हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौहूदड़ो, लोथल, बालाकोट, नागेश्वर, धोलावीरा आदि शिल्प जो उत्पादन केंद्र के रूप में माने जाते हैं, ठीक। चलिए इसी प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके सामने यहाँ पर सातवां उत्तर था कि इब्न बूता किस चीज़ को ज्ञान का आर्थिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। जो इब्न बूता था वो किस ज्ञान को मतलब अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। तो देखो जो किसको मानता था, तो इब्न बूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का आधार महत्वपूर्ण स्रोत मानता था, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 7वें का उत्तर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां लिखा था कर इका काल अम्मयार कौन थी। तो इसमें मतलब हो गया उत्तर में कर इका काल अम्मयार नए नार संत परंपरा से संबंधित भक्ति थी। ये शिव को अपना आधार मानती थी और इन्होंने अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या का मार्ग अपनाया था। तो जी आपके कितने नंबर में, जी 2-2 नंबर में सारे के सारे जितने बताए 2-2 नंबर है, क्योंकि 2-2 नंबर के हैं तो छोटे छोटे रहते हैं, तो आप लोग भी जानते हैं। इसी प्रकार से अगला आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 9वां। तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा था 16वीं शताब्दी में विजयनगढ़ की यात्रा करने वाले किन्हीं 3 विदेशी यात्रियों के नाम लिखे गए थे। जो 16वीं शताब्दी में जो विजयनगढ़ की यात्रा की थी, तो वे कौन से 3 यात्री थे। तो वे यात्री थे आपके सामने यहाँ पर दुयार्तो बारबोसा, डोमिंगो पेस और फर्नो नूनीज ने 16वीं शताब्दी में विजयनगढ़ की यात्रा की थी। इसी प्रकार से बढ़ते नेक्स्ट आलू सामने आपको क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वें को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10वें में लिखा था अकबरनामा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे। यह ग्रंथ कितने भागों में व्यक्त किया गया था। तो अकबर जो था, अकबरनामा की रचना मुगल सम्राट अकबर की दरबारी इतिहास अबुल फजल ने की थी। यह ग्रंथ 3 भागों में व्यक्त किया गया था, ठीक। तो इसको आप लोग सीख लेना, 2 नंबर है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में भूराज्यों की किस पद्धति को प्रचलित किया था। तो तब हुए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में भूराज्य के इस्तेमारी बंदोबस्त को प्रचलित किया था, ठीक। जिसे भी आपके 2 नंबर है। चलिए इसी वजह से हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है 1857 ईस्वी के विद्रोह के 4 महत्वपूर्ण केंद्रों के नाम लिखिए। जो 1857 ईस्वी में जो विद्रोह के 4 कारण कौन कौन थे। तो मेरठ था, दिल्ली था, कानपुर था और लखनऊ भी था, ठीक है। 4 हो जाते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है गांधी जी ने नमक का कानून कहाँ तोड़ा। तो तब वो गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में नमक का कानून को तोड़ा। यहीं से सब विज्ञान आंदोलन आरंभ होगा, ठीक। तो कब तोड़ा, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इस सन को आपको याद के रखने ही है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। तो संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। किसके द्वारा। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा आप लोग सामने यहाँ पर संविधान की उद्देश्य का प्रस्तावना की कोई 4 प्रमुख बातें लिखना है आपको। तो इसमें तब लिखोगे संविधान की उद्देश्य का या प्रस्तावना की 4 प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं, कौन कौन सी है। तो पहले लिखोगे भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना की जाएगी। दूसरा लिखोगे भारत में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता स्थापित की जाएगी। तीसरा लिखोगे भारतीय लोकतांत्रिक गणराज्य में प्रतिष्ठा व अवसर की समानता स्थापित की जाएगी। चौथा है आवासीय बंधुता को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये 4 हैं, 4 आपके कंप्लीट हो जाते हैं, जो आपके 3 नंबर में रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने 16 में लिखा था क्या आरंभिक राज्यों में शासक निश्चय रूप से क्षत्रिय ही होते थे। चर्चा कीजिए, ठीक। या तो क्वेश्चन ऐसा लिख के आ सकता है या क्वेश्चन ऐसा भी लिख के आ सकता है कि शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही शासक बन सकते थे।
क्या आप इस कथन से सहमत हैं या असहमत हैं? साक्ष्यों के सहित अपने उत्तर ही प्रविष्ट कीजिए। तो देखो, ये आप लोगों ने अगर कहानी पढ़ी होगी, आपने मतलब कि अच्छे से पढ़ा होगा इसको, तो आप लोग अपने दिमाग से भी लिख सकते हो, क्योंकि इसमें मान लीजिए ऐसा है कि जैसे यहाँ पर लगा धर्म सूत्रों अर्थशास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय शासक हो सकते थे, परंतु ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ इस परंपरा को नहीं माना गया। ठीक, और राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से हुई है, जैसे मौर्य शासक संभवतः क्षत्रिय वर्ण से नहीं थे। ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार निम्न कुल से आते हैं, यानी जो निम्न कुल से आते हैं, तथापि बौद्ध ग्रंथों में उन्हें क्षत्रिय कहा गया है। इसी प्रकार शुंग और कड़क शासक ब्राह्मण थे। शक शासकों को मलेच्छना माना जाता था। सातवाहन कुल के सबसे शक्तिशाली शासक गौतमी पुत्र श्री संतकानी ने स्वयं को एक ब्राह्मण और साथी क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया था। उपयुक्त उदाहरण के से स्पष्ट होता है कि शासक केवल क्षत्रिय वर्ण के ही नहीं बल्कि ये अन्य वर्णों से भी आ जाते थे। ठीक, तो इस प्रकार से सामने आप लोग अपना थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करके अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। बिल्कुल सरल है, किसी प्रकार की कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। ठीक, 16 में आपका सामने सही हो जाता है। फिर अगला था आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 था आप लोग सामने यहाँ पर स्तूपों की संरचना के विषय में आप क्या जानते थे? संक्षेप में लगे जो स्तूप थे तो उनके विषय में आप लोग क्या जानते थे? तो आप लोग को पता है स्तूपों के बारे में आप लोग पढ़ा होगा। तो स्तूपों की संरचना आप लोग हेडिंग डालेंगे, वो बाकायदा आप लोग इसी प्रकार के इस प्रकार से यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। वो आप लोग इसको अच्छी तरह से लिख सकते हो, वीडियो को रुक कभी इसको पढ़ सकते हो। चले क्वेश्चन नंबर 18 में था आप लोग सामने यहाँ पर कि एक प्रशासक के रूप में राजा कृष्णदेव राय का मूल्यांकन कीजिए। ठीक, तो ये आपके 3 नंबर में है। ठीक, तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक प्रशासक के रूप में राजा कृष्णदेव के राय का मूल्यांकन कीजिए। तो आप लोग कृष्णदेव के बारे में लिख सकते हो। तो कृष्णदेव राय एक महान विजेता होने के साथ सफल राजनीतिक एक महान प्रशासक भी था। उसके प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्यद से उसके नागरिक प्रशासन में संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। कृष्णदेव राजा ने अपने शासनकाल में केंद्रीय शक्ति को सुदृढ़ बनाया था, प्रांतिक नायकों एवं अधिकारों पर कठोर नियंत्रण स्थापित किया था। वह एक सदाचारी शासक होते हुए प्रजा के लिए सदैव चिंतित रहता था। उसने अपनी प्रजा के लिए तालाबों एवं अन्य नहरों का निर्माण करके केवल सिंचाई सुविधाओं का ही विस्तार नहीं किया, अपितु उसने बंजर एवं जंगली भूमि को कृषि योग्य बनाने की कोशिश भी की थी। इस प्रकार न केवल कृषि योग्य भूमि पर विस्तार हुए, राज्य के राजस्व में वृद्धि हुई है। उसने विभाग जैसे लोकप्रिय करों समाप्त करने की अपनी प्रजा को करों में राहत भी दी। कृष्णदेव राय का एक महान लोकोपकारी और धर्म सहिष्णु शासक था। उसके बिना किसी भेदभाव के अनेक मंदिरों को अनुदान प्रदान किए। उसके कुशल प्रशासन की प्रशंसा बारबोला पेश और जैसी विदेशी यात्रियों ने भी की है। तो इस प्रकार से आप लोग कृष्णदेव राय के बारे में आप लोग लिख सकते हो कि उन्होंने हमारे लिए क्या, किसानों के लिए उन्होंने देखो भूमि दी, अपने राज्य के लिए क्या करते थे, सब कुछ करते थे। कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते थे, अपनी प्रजा को एक समान मानते थे। ठीक, इस प्रकार से आप लोग भी अपनी बात अपने दिमाग का इस्तेमाल करके लिख सकते हो। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 18 भी आपको सामने समझ में आ गया हुआ। 19 में आप प्रश्न नंबर 19 का हम अथवा वाला करेंगे, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन था। बहुत सारे स्थानों पर विद्रोही सिपाहियों ने नेतृत्व भार संभालने के लिए पुराने शासकों का क्या ग्रह किया था। तो ये भी आपका सामने काफ़ी ज़्यादा सरल है। तो इसको आप लोग यहाँ तक पूरा पढ़ लेंगे तो पढ़ ही लेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन पढ़ना आपको दिमाग से ही रटना बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छी तरह से उसको समझना है। ठीक, तो बिल्कुल कहानी जैसा ही है, अगर आप लोग समझोगे तो कहानी जैसा ही है वो आप लोग उसको लिख सकते हो। तो वीडियो को रोक कर इसको भी आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आप लोग सामने यहाँ पर 20। तो 20वें क्वेश्चन में लिखा था कि प्राचीन हेतु, या तो आप लोग सामने यहाँ पर इस प्रकार जाएगा कि सिक्के के एक प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत है। ठीक, तो विवरण दीजिए तो सिक्के के बारे में। ठीक, तो यहाँ पर लोग प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए सिक्कों का एक क्या महत्व है, क्या इसमें वैज्ञानिक प्रगति के कई बारे में मिलती है। तो अब दो प्राचीन भारत की प्रमाणिक जानकारी कराने में भारतीय मुद्रा निम्नलिखित कारणों से ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दो कैसे है, एक तो आपके सामने हेडिंग दी है, इन्हीं हेडिंगों के अनुसार आप लोग लिख सकते हो। 5 हेडिंगें दी गई हैं, जो एक तो है आर्थिक दशा का ज्ञान। यदि सिक्के शुद्ध सोने या चांदी के होते हैं तो उनमें से राज्य की संपत्ति का बोध होता है, और यदि वे मिश्रित धातु के होते हैं तो राज्य की संपत्ति का बोध होता है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको हेडिंग के माध्यम से पूरा का पूरा सीख लेंगे, और इसी प्रकार से आप लोग लिखोगे तो आपकी डेफिनेटली आपके नंबर कोई नहीं काटेगा, आपको फिक्स टू फिक्स नंबर भी लेंगे। ठीक, अगला आप लोग सामने 21वां क्वेश्चन था आप लोग सामने यहाँ पर भक्ति आंदोलन सामाजिक पर क्या प्रभाव पड़ा, संक्षेप में लिखिए। जो भक्ति आंदोलन था तो उस आंदोलन के से आपके सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा उसको लिखना है। तो आपके सामने यहाँ पर देखिए हेडिंग दी गई है, इन्हीं हेडिंग के माध्यम से आप लोग लिख सकते हो। जैसे हिंदुओं में आशा तथा साहस का संचार, मुसलमानों के अत्याचारी में कमी, बाहरी अमलों में कमी। तो इस प्रकार से वीडियो को रुक के 3 हेडिंग जे दी गई हैं, फिर इसके आगे भी दी गई हैं, तो 3 हेडिंग जे भी दी गई। तो अगर आप लोग 5 ही हेडिंग लिख देते हैं तो भी आपको अपने आपके नंबर मिल जाएंगे।
अच्छे लिखते हो तो और अच्छी बात है। तो आप लोग इसको वीडियो को रोक कर इनको भी आप लोग अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। वेरी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है वो आपको समझ में भी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा था, भारत में महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रथम प्रयोग के विषय में आप क्या जानते हैं। जो महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह का चलाया था यानी प्रयोग किया गया था उसका आपके बारे में क्या जानते हैं आप लोग। तो आपको सत्याग्रह के प्रथम उद्योग प्रयोग के बारे में आपको लिखना है। तो आप लोग इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या लिखना है इसमें। तो आप लोग इसको एक बार वीडियो को रोक कर पूरा पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 में था कि आप लोग सामने यहाँ पर एक मानचित्र पूछा गया हो। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपके सामने एक भारत का मानचित्र दिया जाएगा, वहाँ पर नाम दिए जाएंगे। तो नामों को आपको मानचित्र में मतलब कि मानचित्र में आपको लिखना है, अंकित करना है कि कहाँ पर काशी है, कहाँ पर सूरसेन है, कहाँ पर अस्मक है। तो इस प्रकार से आप लोग उसको अपने मतलब मानचित्र में लिख सकते हो। ठीक, जैसे यहाँ पर पूछा गया अस्मक कहाँ पर है तो आप लोग उसमें ढूंढ सकते हो कहाँ पर अस्मक है। ठीक, इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर पूछा अस्मक कहाँ है तो आप लोग देख सकते हो अस्मक यहाँ पर है। फिर लगा मत्स्य यानी कि मत्स्य कहाँ पर है तो आप लोग उसको देख सकते हो कहाँ यानी मत्स्य कहाँ पर है। तो देखो मत्स्य आपका जे रहेगा यहाँ पर। ठीक, फिर सूरसेन यानी कि सूरसेन कहाँ पर है। तो देखो सूरसेन को आपको ढूंढना है। तो मतलब कि आपको पता रहना चाहिए कि सूरसेन कहाँ पर है। काशी कहाँ पर है, जैसे कि यहाँ पर लगा है काशी, तो काशी आपका देखो ये मिल जाता है यहाँ पर, देखो ये है ना काशी, तो आपका काशी यहाँ पर मिल जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे। और साथ ही आपको मतलब वहाँ पर तो आपके सामने यहाँ पर खाली मानचित्र दिया जाएगा आपको। ठीक, तो आपको खाली मानचित्र में आपको उनके नाम लिखने हैं। तो आप लोग नाम लिख सकते हो कहाँ पर क्या है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर पूरे पूरे जैसे यहाँ पर सूरसेन पूछा गया था तो तीसरे का नंबर है सूरसेन, देखो आपका यहाँ पर रहेगा। ठीक, तो सूरसेन यहाँ पर, मत्स्य यहाँ पर, काशी यहाँ पर अक्सर है। तो इस प्रकार से आपको नाम लिख देना, इस प्रकार से अंकित कर देंगे तो आपके डेफिनेटली आपको जितने 4 या 5 नंबर का रहेगा तो उसका पूरे का पूरा आपको आंसर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर पूरा इतिहास, पूरा कक्षा 12वीं का इतिहास पेपर मैंने शुरू से समझा दिया। और जो नेक्स्ट पेपर है वो कौन से सब्जेक्ट का है उसका आप लोग कमेंट कर बताएंगे। सर नेक्स्ट पेपर इस सब्जेक्ट का है तो उसका भी मैं आपके सामने इस प्रकार से वीडियो लाऊंगा और इस प्रकार से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी समझाऊंगा ताकि आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।